ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज का हमारा डीप डाइव एक ऐसी घटना पर है जो सुनने में बिल्कुल किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। स्टॉकहोम के बीचों बीच सुबह का वक्त है और एक हेलीकॉप्टर एक बिल्डिंग के शीशे की छत पर उतरता है। हाँ, और ये कोई आम बिल्डिंग नहीं थी। ये वेस्ट बेरगा का एक बहुत बड़ा कैश डिपो था। और अंदर का मंजर तो और भी खौफनाक था। एग्जैक्टली अंदर करीब 14 लोग अपनी जान बचाकर एक छोटे से कमरे में छुपे हुए हैं और बाहर स्वीडन की पुलिस बस खड़ी देख रही है। मतलब ये सब सुनने में एकदम अनरियल लगता है, लेकिन इस एनालिसिस को शुरू करने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये कोई फिक्शन नहीं है। बिल्कुल, ये 2009 की एक सच्ची घटना है जिसे लोग वेस्ट बर्गा हाइस्ट के नाम से जानते हैं। हमने जो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स देखी हैं, उनसे एक बात साफ है कि ये क्राइम सिर्फ एक चोरी नहीं था, ये एक पूरे देश के सिस्टम को हिला देने वाली घटना थी। राइट। और हमारा मिशन इस डिस्कशन में यही समझना है कि ये सब आखिर मुमकिन कैसे हुआ। एक ऐसी रॉबरी जिसने स्वीडन जैसे शांत देश की इकोनॉमी और उनके बैंकिंग सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया। सही कहा। और इसमें सबसे बड़ा रोल वहाँ के ब्यूरोक्रेसी का था। ये सिर्फ चंद लुटेरों का काम नहीं था। ये सिस्टम की उन लगातार होने वाली गलतियों का नतीजा था जिन्हें सालों से नजरअंदाज किया जा रहा था। और एक सवाल जो किसी के भी दिमाग में आएगा वो ये है कि शहर के बीच में एक हेलीकॉप्टर कैसे लैंड कर सकता है। पर सोर्सेस पढ़ते वक्त मुझे जो सबसे शॉकिंग डिटेल मिली वो कुछ और ही थी। पुलिस अंधेरे में तीर नहीं चला रही थी, उन्हें इस रॉबरी की भनक पहले से थी। हाँ, और वो भी थोड़े बहुत दिन पहले नहीं, बल्कि पूरे 1 महीने पहले सर्बियन इंटेलिजेंस ने स्वीडन की पुलिस को एक बहुत ही क्लियर और एक्यूरेट वार्निंग दी थी। उन्होंने कोई गोलमोल बात नहीं की थी इस बारे में। वेट, उन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया था क्या? बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल्स का एक ग्रुप स्वीडन में किसी बड़े कैश डिपो को टारगेट करने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये भी बता दिया था कि इसमें एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होगा। लुटेरे छत के रास्ते अंदर आएंगे और ये अटैक 16 सितंबर से पहले होगा। क्या बात कर रहे हो? तो मतलब पुलिस के पास लिटरली 1 महीने पहले से सारी इंफॉर्मेशन थी, एक ब्लूप्रिंट था उनके पास। तो फिर उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? अरे शुरुआत में तो उनका रिस्पॉन्स बिल्कुल ठीक था। जैसे ही इंटेलिजेंस मिली, पुलिस ने तुरंत कुछ सस्पेक्ट्स के फोन टैप करने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने खुद के पुलिस हेलीकॉप्टर्स को भी एक सेफ लोकेशन पर भेज दिया था ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। राइट, प्रिकॉशन के तौर पर। हाँ, और उन्होंने वेस्टर्न स्टॉकहोम के एक डिपो और वेस्ट बर्गा के इसी जी4एस कैश डिपो को पोटेंशियल टारगेट्स मान लिया था। पूरे 4 हफ्तों तक पुलिस हाई अलर्ट पर थी। रात के वक्त टास्क फोर्स लगातार घूम रही थी, लेकिन सारी प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब 16 सितंबर की डेट निकल गई। हाँ, मैंने पढ़ा था ये। जैसे ही वो डेडलाइन क्रॉस हुई, पुलिस ने अपना पूरा ऑपरेशन पैक कर दिया। मतलब हाई अलर्ट हटा लिया गया और पुलिस के हेलीकॉप्टर्स वापस अपने नॉर्मल हैंगर जो माइटिंगे में था वहां भेज दिए गए। एग्जैक्टली, ये ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी भूल थी। ये तो वही बात हो गई ना कि आप तूफान आने का इंतजार कर रहे हैं और जब मौसम विभाग का बताया हुआ टाइम थोड़ा सा निकल गया तो आपने सोचा अब तूफान नहीं आएगा और अपने घर की खिड़कियां खोल दी। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। और देखिए, ये तो सिर्फ पुलिस की ढील थी। जी4एस डिपो की अपनी सिक्योरिटी का जो हाल था वो अलग ही लेवल की नेग्लिजेंस थी। ओ हाँ, उनके ब्लूप्रिंट्स वाली बात। किसी के लिए भी ये सोचना मुश्किल है कि एक ऐसी बिल्डिंग जहां देश का करोड़ों कैश रखा हो, उसके नक्शों को कोई भी आम आदमी इंटरनेट पर देख सकता था। What's fascinating here is कि ये सब ब्यूरोक्रेसी के रेड टेप की वजह से हुआ। सालों से सिक्योरिटी एजेंसीज गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही थी कि ऐसे कैश डिपोज को प्रोटेक्टेड साइट डिक्लेयर किया जाए। अगर उन्हें प्रोटेक्टेड साइट का स्टेटस मिल जाता तो ऐसी बिल्डिंग्स के नक्शों को टॉप सीक्रेट रखा जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं, डिफेंस मिनिस्ट्री ने 3 साल तक इस रिक्वेस्ट का रिव्यू किया और उसके बाद भी कोई फैसला नहीं लिया। ये पॉइंट सच में काफी फ्रस्ट्रेटिंग है। एक तरफ सिक्योरिटी एजेंसीज रात दिन अपनी तिजोरी को बचाने की कोशिश कर रही हैं और दूसरी तरफ सिस्टम ने उस तिजोरी का नक्शा, उसकी सीढ़ियां, खिड़कियां सब पब्लिक डोमेन में डाल रखी हैं। तो आपको क्या लगता है इस सब में सबसे बड़ी गलती किसकी थी? पुलिस का अलर्ट हटाना या ये ब्लूप्रिंट वाला इशू? मिनी रिसर्च कहती है कि पुलिस का अलर्ट हटाना एक इमीडिएट गलती जरूर थी, पर जो ढांचागत यानी स्ट्रक्चरल फ्लॉज थे वो ज्यादा बड़े थे। सिस्टम ने खतरों को कम आंका और इसी चीज ने क्रिमिनल्स को वो कॉन्फिडेंस दिया। उन्हें समझ आ गया था कि स्वीडन का सिस्टम स्लो है। सही कहा।
उन्हें पता था कि अगर वो सही टाइम पर हिट करेंगे तो सिस्टम जल्दी रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, और उन्होंने वही किया। नक्शा उनके हाथ में था और पुलिस अपना अलर्ट हटाकर आराम से बैठी थी। हाँ, और फिर आई 23 सितंबर की सुबह। ग्लास पिरामिड के बिल्कुल पास। और मैं आपको बता दूं, इनके पास जो टूल्स थे वो किसी आम सेफ क्रैकर वाले नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उनके पास सब मशीन गन्स थी, भारी स्लेज हैमर्स थे, स्टील काटने वाली चेन सॉज थी और डायनामाइट भी था। उन्होंने सबसे पहले उस शीशे के पिरामिड को स्लेज हैमर से तोड़ने की कोशिश की। पर वो शीशा काफी मजबूत था, राइट? बुलेट प्रूफ टाइप का कुछ। हाँ, तो जब स्लेज हैमर से काम नहीं बना तो उन्होंने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। उन्होंने सीधा डायनामाइट लगाया और एक बहुत जोर के धमाके के साथ छत में एक बड़ा सा रास्ता बना लिया। अरे बाप रे, अंदर जो लोग थे उनकी तो जान ही हलक में आ गई होगी। सोर्सेज में डिटेल थी कि जब धमाका हुआ तो शिफ्ट में काम कर रहे 14 लोग अपनी जान बचाकर भागे और एक छोटे से एयरलॉक रूम में घुस गए। और वो एयरलॉक कितना छोटा था इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो शायद 1 या 2 लोगों के लिए डिजाइन किया गया था, और उसमें 14 लोग धुसे हुए थे, जिनमें एक प्रेग्नेंट औरत भी थी। अंदर कोई फोन सिग्नल नहीं था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। ये एक भयंकर साइकोलॉजिकल टेरर था उन लोगों के लिए। और इसी बीच बाहर क्या चल रहा था? पुलिस को तो पता चल ही गया होगा धमाके के बाद। हाँ, पुलिस को अलर्ट मिल गया था। एक इंस्पेक्टर पाम थे जो अपनी गाड़ी से सबसे पहले डिपो की तरफ निकले, लेकिन उन्हें रास्ते में कांटेदार जंजीरें यानी स्पाइक्ड चेन्स बिछी हुई मिली। वाओ, मतलब लुटेरों ने डिपो की तरफ आने वाली सारी मेन सड़कों पर स्पाइक चेन्स बिछा दी थी ताकि पुलिस की गाड़ियों के टायर फट जाएं। ये प्लानिंग तो नेक्स्ट लेवल की थी। बिल्कुल। और जब पुलिस को लगा कि जमीन के रास्ते से जाना नामुमकिन है तो उन्होंने अपना एयर सपोर्ट मंगवाने की कोशिश की। और यहीं पर मुझे इस कहानी की सबसे क्रेजी और ऑनेस्टली सबसे जीनियस डिटेल मिली। जब पुलिस ने माइटिंग हैंगर से हेलीकॉप्टर मंगवाना चाहा तो पता चला कि वहां किसी ने बॉम्ब रख दिए हैं। हाँ, और ये सच में ध्यान देने वाली बात है। उन लुटेरों ने उस हैंगर के दरवाजे पर प्लास्टिक के कुछ बॉक्सेस रख दिए थे जिन पर एलईडीज ब्लिंक कर रही थी। पुलिस के पायलट्स चाहते हुए भी उड़ान नहीं भर सकते थे। उन्हें लगा कि वो असली एक्सप्लोसिव्स हैं। वेट, तो मतलब वो बॉम्ब असली नहीं थे? नहीं, वो टोटली फेक थे, बस डमी बॉम्ब्स थे। ओह मैन, ये सच में एक आहा मोमेंट है इस कहानी का। मतलब लुटेरों ने पुलिस को किसी भारी हथियार से नहीं हराया, उन्होंने पुलिस के खुद के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को उन्हीं के खिलाफ यूज किया। सही पकड़ा आपने। उन्होंने सिस्टम को समझ लिया था। एक प्लास्टिक का डब्बा और एक ब्लिंकिंग लाइट, और पूरा का पूरा पुलिस एयर सपोर्ट ठप हो गया, क्योंकि रूल्स कहते हैं कि जब तक बॉम्ब स्क्वाड आकर एरिया क्लियर नहीं करेगा आप हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर सकते। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को ब्यूरोक्रेसी से ही हरा दिया। बिल्कुल, उनका एनालिसिस एकदम एक्यूरेट था इस मुद्दे पर इस पूरी इंसिडेंट में एक और बहुत टेक्निकल डिटेल है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप उस बेल 206 हेलीकॉप्टर की पेलोड कैपेसिटी की बात कर रही हैं, है ना? एग्जैक्टली। बेल 206 एक बहुत ही लाइट वेट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। उसकी पेलोड कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा 600 या 700 किलो होती है, और इसमें पायलट और फ्यूल का वेट भी शामिल है। मैंने भी यही सोचा था जब मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। अगर वो करोड़ों रुपए चुरा रहे थे, और हम जानते हैं कि पेपर मनी फिजिकली बहुत भारी होता है, तो वो हेलीकॉप्टर उठा कैसे? उसे तो वहीं छत पे क्रैश हो जाना चाहिए था। यही तो इनकी प्लानिंग का एक और मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने लालच में आकर हेलीकॉप्टर को पूरा नहीं भरा। डिपो में उस वक्त बहुत ज्यादा कैश था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 39 मिलियन स्वीडिश क्रोनर उठाए, जो करीब $5 मिलियन होते हैं। सिर्फ उतना ही वेट लिया जितना सेफ था? हाँ, उन्होंने पूरा मैथ लगाया था। उन्होंने फ्यूल भी उतना ही रखा होगा जितना वहां आने और भागने के लिए जरूरी था, ताकि कैश के लिए पेलोड बचा सके। उनका कैलकुलेट किया हुआ वेट लिमिट से 1 किलो भी ऊपर नहीं गया। सिर्फ 30 मिनट के अंदर वो अपना काम करके वहां से उड़ गए, और पुलिस वहीं खड़ी बस दिखती रह गई। इंसेन। मतलब ऐसी परफेक्ट प्लानिंग देखकर तो मैं यही सोच रहा था कि ये लोग जरूर कोई बाल्कन वॉर्स के एक्स मिलिट्री कमांडोज होंगे। उस टाइम की न्यूज़पेपर्स भी उन्हें एलीट सोल्जर्स लिख रहे थे। लेकिन जब मैंने मास्टरमाइंड का बैकग्राउंड पढ़ा तो मैं लिटरली छक गया। गोरन बोजोविच का बैकग्राउंड सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। हाँ, गोरन बोजोविच कोई मिलिट्री जनरल नहीं था। वो एक 38 साल का आम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर था। आम नहीं कह सकते उसको। दिखने में वो भले ही कंस्ट्रक्शन वर्कर था, पर उसके रिलेशंस स्टॉकहोम के एक बहुत बड़े माफिया बॉस मिलान सेवो के साथ थे,
पुलिस सर्वेलेंस रिपोर्ट्स में था कि गोरन इतना डेडिकेटेड था कि वो खुद हेलीकॉप्टर उड़ाना सीखना चाहता था। ओह राइट, वो 15,000 यूरोस देने को तैयार था ट्रेनिंग के लिए, है ना? बिल्कुल, पर जब उसे समझ आया कि ट्रेनिंग में लगभग सालों लग जाएंगे और बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो उसने डिसाइड किया कि वो अपनी एक अलग टीम बनाएगा। और उसकी टीम की प्रोफाइल तो और भी अजीब थी। उसमें एक नाम था अलेक्जेंडर एरिक्सन। ये बंदा एक टीवी प्रोड्यूसर था, मतलब एक टीवी प्रोड्यूसर जो आमतौर पे हाई सोसाइटी पार्टीज में जाता है, और र्यूमर थी कि उसका कॉन्टैक्ट डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर तक था। ऐसे बंदे को ऐसी वायलेंट हाइस्ट में इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत पड़ गई? ये सच में इस केस का सबसे यूनिक एस्पेक्ट है। अलेक्जेंडर एरिक्सन का प्रोफाइल एक टिपिकल क्रिमिनल जैसा बिल्कुल नहीं था। मुझे लगता है कि वो एड्रेनलिन का भूखा था, या शायद उसे लगा होगा कि टीवी प्रोडक्शन में जो प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स का दिमाग लगता है, वो उसको एक रियल लाइफ क्राइम में यूज कर सकता है। एक रियल लाइफ एक्शन मूवी डायरेक्ट कर रहा था वो, बस इस बार क्रिमिनल बनकर। और इनके साथ एक तीसरा बंदा भी था, सफा कदुम। ये वो इंसान था जो बिल्डिंग में सबमशीन गन पकड़े खड़ा था। हाँ, और कदुम का एक प्रॉपर क्रिमिनल बैकग्राउंड था। वो साल 2000 में स्वीडन के नेशनल म्यूजियम से काफी कीमती आर्ट वर्क्स चुराने के जुर्म में जेल की हवा खा चुका था। वो इस टीम का मसल था। पर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर, एक हाई प्रोफाइल टीवी प्रोड्यूसर और एक आर्ट थीफ, इन लोगों का आसपास मिलना बहुत ऑड लगता है। इनकी टीम बनी कैसे? उनके प्रोफेशनल कनेक्शंस काफी स्ट्रेंज थे। एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर ने रॉबरी से कुछ दिन पहले गॉरन और एरिक्सन को एक म्यूजियम के बाहर बात करते हुए देखा था। ये पूरा एक रैगटैग ग्रुप लग रहा है मुझे, जैसे न्यूज़पेपर वाले बेवजह सुपर सोल्जर्स बुला रहे थे। इनमें कोई ऐसी मिलिट्री जैसी प्रोफेशनल बॉन्ड नहीं थी, बस पैसों की भूख इन सबको साथ लाई थी। एग्जैक्टली। और देखे, क्योंकि ये लोग ट्रेन सोल्जर्स नहीं थे, इसलिए इनसे गलतियां भी हुई। कोई भी परफेक्ट क्राइम नहीं होता, और आखिर में इन्हीं छोटी गलतियों ने इनका बंडाफोड़ किया। हाँ बिल्कुल, उनकी उस परफेक्ट प्लानिंग के बावजूद पुलिस को काफी क्लूज मिल गए थे। हाइस्ट के तुरंत बाद एक बस स्टॉप के पास राख के ढेर में उन्हें जले हुए दस्ताने मिले, एक मास्क मिला, और सबसे इम्पोर्टेंट एक लाइटर मिला। और उस लाइटर पर एक बहुत क्रूशियल एविडेंस था। उस पर उनमें से एक सस्पेक्ट का डीएनए मिल गया था। उसके अलावा जो स्लेज हैमर उन्होंने छत का शीशा तोड़ने के लिए यूज किया था और जिसे वो वहीं छोड़ गए थे, उस पे खून के निशान मिले। वो खून सफा कदम का था ना? शायद स्लेज हैमर चलाते वक्त उसे चोट लग गई होगी। हाँ, और उन क्लूज के बेसिस पर जब रेड्स हुई तो गोरन बोजोविच के घर से लगभग 1,18,500 स्वीडिश क्रोनर कैश बरामद हुआ। और अपना टीवी प्रोड्यूसर दोस्त अलेक्जेंडर एरिक्सन, वो तो सीधा देश से भागने की कोशिश कर रहा था। उसे एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया गया। मीडिया ने तो उसे फ्लिक का नाम दे दिया था, जिसका मतलब होता है भागने वाला। पर मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आया जब मैंने इनके कोर्ट रूम डिफेंसेस के बारे में पढ़ा। उन्होंने अपने बचाव में जो बहाने बनाए थे वो पूरे डार्क कॉमेडी जैसे थे। हाँ, जब एरिक्सन से पूछा गया कि वो रॉबरी से पहले उस मास्टरमाइंड गोरन के साथ म्यूजियम के बाहर क्या कर रहा था, तो पता है उसने क्या कहा? उसने बोला कि वो दोनों मिलकर विंड पावर यानी पवन ऊर्जा पर चर्चा कर रहे थे। पवन ऊर्जा मतलब सीरियसली? एक माफिया से जुड़ा हुआ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर और एक हाई प्रोफाइल टीवी प्रोड्यूसर एक म्यूजियम के बाहर खड़े होकर विंड पावर प्रोजेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं? इससे बुरा बहाना मैंने आज तक नहीं सुना। वेट, आगे सुनिए। जब प्रोसिक्यूशन ने पूछा कि अगर तुम्हारा इस रॉबरी से कोई लेना देना नहीं है तो हेलीकॉप्टर के अंदर तुम्हारा डीएनए कैसे मिला, तो एरिक्सन का जवाब था कि वो पिछले 15 सालों से उस फ्लाइट स्कूल का मेंबर है जहां से वो हेलीकॉप्टर चुराया गया था, तो उसका डीएनए वहां होना बहुत कॉमन बात है। टेक्निकली स्मार्ट मूव था, पर किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। लेकिन इन सब में सबसे रिडिकुलस था एरिक्सन का एलिबाई। अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए उसने कहा कि हाइस्ट वाली रात उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। उसने उस कार एक्सीडेंट का पूरा फेक ड्रामा रचा। वो सोचा कि पुलिस उस एक्सीडेंट की स्टोरी मान लेगी और सोचेगी कि जो आदमी एक्सीडेंट में इंजर्ड था वो हेलीकॉप्टर से हाइस्ट कैसे कर सकता है। लेकिन वहां उसने एक ऐसी गलती कर दी जो एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड को कभी नहीं करनी चाहिए थी। उसने कैमरास को इग्नोर कर दिया। जिस मास्टरमाइंड ने फेक बॉम्ब से पुलिस को रोक दिया था, वो एक मैकडॉनल्ड्स के सीसीटीवी कैमरा को भूल गया। बिल्कुल, उस सो कॉल्ड एक्सीडेंट के ठीक 1 घंटे बाद ही, यानी सुबह 7 बजे के करीब, एरिक्सन को मैकडॉनल्ड्स के सीसीटीवी में अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर करते हुए क्लियरली रिकॉर्ड कर लिया गया था।
मतलब आप हॉलीवुड स्टाइल की एक इम्पॉसिबल रॉबरी प्लान करते हो, पुलिस फोर्स को डमी बॉम्ब से रोकते हो, करोड़ों लेके उड़ जाते हो, और फिर आपको भूख लगती है तो आप डायरेक्टली मैकडॉनल्ड्स चले जाते हो सीसीटीवी के ठीक सामने। ये ह्यूमन एरर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। एक बर्गर ने पूरी प्लानिंग की धज्जियां उड़ा दी। हाँ, और दूसरी तरफ कदम के खिलाफ तो स्लेज हैमर पर उसका खून ही था। उस फोरेंसिक एविडेंस के आगे उसे झुकना पड़ा और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आखिर में इन 10 लोगों में से 7 को गिल्टी प्रूफ किया गया। एरिक्सन और कदम को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। पर अगर हम क्राइम से थोड़ा पीछे हटकर इसका असर देखें तो इन 7 सालों की सजा से बाहरी एक और बहुत बड़ा बदलाव आया। इस इंसिडेंट ने स्वीडन को जैसे झकझोर के रख दिया। बिल्कुल, इस एक फिजिकल क्राइम ने स्वीडन के आगे के पूरे रास्ते को बदल दिया। इस रॉबरी के बाद वहां की ट्रेड यूनियंस ने एम्प्लॉइज की सेफ्टी का बड़ा मुद्दा उठाया। उस समय वहां के लगभग हर चौथे रिटेल वर्कर ने अपनी जॉब के दौरान किसी न किसी चोरी या रॉबरी को फेस किया था। हर चौथा वर्कर? ये स्टैटिस्टिक्स काफी डरावने हैं। हाँ, कैश हैंडल करना उस वक्त उनके लिए लिटरली अपनी जान को खतरे में डालने जैसा हो गया था। ट्रेड यूनियंस ने गवर्नमेंट और बैंक्स पर प्रेशर बनाया कि वर्कर्स को बचाना जरूरी है। और इस आग में घी का काम किया वहां की एंटी कैश लॉबी ने, है ना? उनका आर्गुमेंट था कि पूरे मार्केट में जितना भी फिजिकल कैश घूम रहा है उसमें से 2/3 तो अनरिपोर्टेड मनी है, मतलब काला धन जिसका कोई हिसाब नहीं, और यही अनट्रेस कैश क्रिमिनल्स को अपनी तरफ खींचना है। एग्जैक्टली। तो जब वर्कर सेफ्टी और ब्लैक मनी का मुद्दा एक साथ जुड़ गया तब बैंक्स और गवर्नमेंट ने मिलकर कैश के सर्कुलेशन को धीरे धीरे खत्म करने का फैसला किया। आप इस आयरनी को देखिए। हाँ, आयरनी तो ये है कि स्वीडन दुनिया का वो पहला देश था जिसने 1661 में ऑफिशियल पेपर मनी छापी थी, और इस वेस्टबर्ग हाइस्ट की वजह से वही स्वीडन फिजिकल कैश को बिल्कुल खत्म करने वाला पहला देश बनने की तरफ आगे बढ़ गया। बिल्कुल, बैंक, दुकानें, लोग सब कुछ डिजिटल पेमेंट्स की तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि लॉजिक सिंपल था। अगर ब्रांच में या डेपो में फिजिकल कैश होगा ही नहीं तो भला लोग चुराएंगे क्या? एक हेलीकॉप्टर हाइस्ट ने प्रैक्टिकली एक पूरे देश को साइबर सिक्योरिटी की तरफ धकेल दिया। सालों बाद की फिगर्स देखिए, जहां 2008 में वहां 100 से ज्यादा रॉबरीज होती थी, 2016 तक वो काउंट गिर के सिर्फ 2 पर आ गया। वाओ, इस सच में एक ह्यूज इम्पैक्ट है। मतलब गौरान और उसकी रैगटैग टीम चुराने आए थे कैश, पर उन्होंने अनजाने में उस पूरे सिस्टम को ही नष्ट कर दिया। तो आज के इस डिस्कशन से कुछ चीजें बहुत क्लियर हैं। ब्यूरोक्रेसी का ढीलापन और प्रोटोकॉल का कच्चा होना कैसे फेक बॉम्ब से भी डर जाता है, और कैसे बड़े से बड़ा मास्टरमाइंड भी मैकडॉनल्ड्स के कैमरा से नहीं बच पाता। सही में रियलिटी कभी-कभी फिक्शन से भी ज्यादा अजीब होती है। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं इस डिस्कशन को एक थॉट पर छोड़ना चाहूंगा, सुनने वालों के लिए भी। उस रात उन लुटेरों ने लगभग 39 मिलियन स्वीडिश क्रोनर चुराए थे। वो पैसे, वो करोड़ों रुपए आज तक रिकवर नहीं हुए। किसी को नहीं पता वो कहाँ गए। हाँ, ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही रह गई। पर आज जब स्वीडन कंप्लीटली कैशलेस सोसाइटी बन चुका है, जहां लोग सब्जी खरीदने से लेकर कार खरीदने तक सब डिजिटल कार्ड्स और ऐप से करते हैं, वहां पेपर कैश की ज्यादा कीमत नहीं रह गई है। तो सोचिए, जिस कैश के लिए उन्होंने छत पर धमाका किया, अपनी जान पर खेली, प्रिजन गए, क्या उस चुराए गए फिजिकली पेपर कैश का वजूद आज कुछ बचा भी है? या फिर ये हो सकता है कि हिस्ट्री की सबसे रिस्की हाइस्ट में चुराए गए वो नोट आज किसी अंडरग्राउंड बंकर में सड़ते हुए सिर्फ रद्दी बनकर रह गए हैं? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।